आज हम इस वीडियो में बॉन्ड एंथैल्पी पर बात करेंगे और इस चीज पर बात करेंगे कि आप किस तरह से रिएक्शन की एंथैल्पी का हिसाब लगाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी वो ताकत होती है जो कि बॉन्ड के एक मोल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड की मुख्तलिफ बॉन्ड एंथैल्पी होती है। मिसाल के तौर पर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर सकते हैं। ये कार्बन दूसरी चीजों के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि कार्बन के पास अमूमन एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होते हैं। लेकिन हम कार्बन से जुड़ी दूसरी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। हम सिर्फ इसे एक बड़े से इस तरह के गोले की तरह तस्वर कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ये प्रोटीन हो सकता है कि ये शुगर का कोई मॉलिक्यूल हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस गोले को अभी नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गई थी वो ये है कि ये वो ताकत होती है जो कि गैस की शक्ल में मौजूद बॉन्ड के एक मोल को तोड़ने के लिए दरकार होती है। ये एंथैल्पी की एक मखसूस सी तारीफ है। तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, मैं इसे एक लकीर से जाहिर कर देती हूँ। तो जी, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें तो हमें इसमें कुछ ताकत शामिल करनी होगी और हमें इसके नतीजे में ये मिलेगा। और होगा क्या कि जब हम ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने असल में बॉन्ड बनाया था, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। और हम अमूमन सिंगल इलेक्ट्रॉन को इस तरह एक नुक्ते से या डॉट से जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह से। और जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोन पेयर को दो डॉट के साथ लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कार्बन एक डॉट के साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन और ये भी एक डॉट के साथ है। और ये दोनों अभी भी गैस की शक्ल में या गैस फेज में मौजूद हैं। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी होता है, जिसे मैं यहाँ छोटा करके BE लिख लेती हूँ। BE यानी बॉन्ड एंथैल्पी। तो कुछ अहम चीजें जो कि बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में याद रखने वाली हैं वो ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा मुस्बत यानी पॉजिटिव होती है, यानी कि इसे हमेशा ताकत की जरूरत होती है। आपको हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी शामिल करनी होगी। अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी का उलट लें, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बॉन्ड बना रहे हैं और चूंकि हम जानते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा ताकत की जरूरत होती है, ये ताकत इस्तेमाल होती है, तो अब जाहिर सी बात है कि बॉन्ड बनाने में हमेशा ताकत खारिज होगी। यानी कि बॉन्ड बनाने का अमल या बॉन्ड एंथैल्पी का उलट हमेशा नेगेटिव होगा, या यूं कह लें कि इस अमल में ताकत खारिज होगी। तीसरी चीज जो बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ेंगे वो ये है कि बॉन्ड एंथैल्पी को रिएक्शन के डेल्टा एच का अंदाजा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिएक्शन का डेल्टा एच या रिएक्शन की एंथैल्पी ऐसी चीज है जिसके बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ केमिस्ट काफी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आया ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। शायद आप जानते हो कि डेल्टा एच निकालने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि हेस कानून यानी हेसेस लॉ के जरिए। एक और तरीका है कि अगर हम फॉर्मेशन के डेल्टा एच का इस्तेमाल करें, और दूसरे भी कई तरीके हैं। तो ये भी बस एक और तरीका है जो कि हम रिएक्शन के डेल्टा एच निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी के जरिए हम रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी एक मिसाल देखेंगे। तो यहाँ मिसाल के तौर पर जो रिएक्शन है इसमें हम प्रोपाइन लेंगे जो कि C3H4 गैस है, और फिर इसे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएंगे ताकि हमें प्रोपेन यानी C3H8 गैस मिल सके। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इस तरह के केमिकल फॉर्मूला देखने में बहुत बुरी हूँ और मुझे ये भी मालूम नहीं होता कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से दिखाई देते हैं, इसलिए मैं यहाँ इनका लुईस स्ट्रक्चर बनाऊंगी। तो चले प्रोपाइन का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके पास 3 कार्बन होते हैं और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और फिर इसके पास 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये प्रोपाइन है। अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है। प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोपेन है और प्रोपेन के पास सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ और 8 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए होंगे।
तो ये वो रिएक्शन है जिसमें हम दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। और अब हम यहाँ पर दो चीजें जानना चाहते हैं। एक ये कि रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, और दूसरी बात ये कि बॉन्ड एंथैल्पी के जरिए हम इसे किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले कहा था कि बॉन्ड एंथैल्पी वो ताकत होती है जो कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस रिएक्शन में कौन कौन से बॉन्ड्स टूट रहे हैं और कौन कौन से नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ऐसा करना लुईस स्ट्रक्चर के जरिए काफी आसान हो जाता है। तो चले पहले बात करते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन से बॉन्ड्स टूटे हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मुआवजा करें तो हम इस रिएक्शन में ये वाला कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहा है। अच्छा, एक बहुत ही अहम चीज हम करना यहाँ भूल गए हैं। हम इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस करना भूल गए हैं। तो यहाँ रिएक्टर्स वाली तरफ हमारे पास 4 और 2 यानी कुल 6 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट्स वाली तरफ हमारे पास 8 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ रिएक्टेंट वाली तरफ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। तो चले एक और मॉलिक्यूल यहाँ बना लेते हैं। तो हमने कहा था कि हम इस रिएक्शन में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल हम 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हम हर किस्म के बॉन्ड की कितनी मिकदार तोड़ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी 1 मोल के लिए होती है। तो अगर आपके पास दुगने मोल्स मौजूद है तो दुगनी ही ताकत इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए दरकार होगी। अच्छा, अब देखेंगे कौन कौन से नए बॉन्ड्स बने हैं। तो चूंकि हमने ये वाले कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक नया बॉन्ड बनाने की जरूरत थी, और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में हमने जो नया बॉन्ड बनाया है वो ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हमने इन 2 कार्बन के दरमियान ना सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है, बल्कि अब ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाएगा। तो हमने यहाँ 4 नए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। चलिए इसको लिख देते हैं, ताकि आखिर में जब हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट करें तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख सकें। तो अगर हम ये देखें कि हमने कौन कौन से बॉन्ड्स तोड़े थे, तो टूटने वाले बॉन्ड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का एक जोड़ा शामिल है। तो चलिए ये भी लिख देते हैं कि इन बॉन्ड्स की कितनी कितनी मिकदार हमने इस रिएक्शन में तोड़ी थी। हमें ये तमाम चीजें आखिर में कैलकुलेशन करते वक्त दरकार होंगी, तो अपनी आसानी के लिए यहाँ पहले लिख लेते हैं। तो टूटने वाले बॉन्ड्स में हमारे पास एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अब हम इनकी बॉन्ड एंथैल्पी को भी देख सकते हैं, जो कि किलो जूल्स पर मोल में होगी। अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी का टेबल आपको ऑनलाइन या अपनी किताबों में मिल जाएगा। इसका यूनिट ज्यादातर किलो जूल्स पर मोल ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर आप कैलोरीज या किलो कैलोरीज पर मोल भी देख सकते हैं। मैं पहले से इनकी बॉन्ड एंथैल्पी देख चुकी हूँ। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 835 किलो जूल्स पर मोल होती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी 436 किलो जूल्स पर मोल होती है। और अब अगर हम नए बनने वाले बॉन्ड्स को देखें, तो नए बनने वाले बॉन्ड्स में हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ एक ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 346 किलो जूल्स पर मोल है। अब हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, और कुल 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और इस हर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 413 किलो जूल्स पर मोल है। अब हम इस पूरी मालूमात को इस रिएक्शन के डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा एच को अगर हम बॉन्ड्स टूटने और नए बॉन्ड्स बनने के जिम्मे में लें, तो ये डेल्टा एच रिएक्शन के दौरान ताकत की मजमूई तब्दीली है। तो इसी तरह ये वो ताकत है जो कि रिएक्टेंट्स के तमाम बॉन्ड्स टूटने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि ये वो ताकत है जो यहाँ ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जमा प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए दरकार होती है। हमने पहले ये कहा था कि बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आपको हमेशा ताकत शामिल करने की जरूरत होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, लिहाजा इससे हम ये जानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के इस वाले हिस्से में नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नए बॉन्ड्स बनते वक्त हमेशा ताकत खारिज होगी,
और जब ताकत खारिज होती है तो डेल्टा एच मजीद नेगेटिव हो जाता है। चलिए अब रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज यहाँ डालते हैं, जो कि टूटने वाले और नए बनने वाले बॉन्ड्स के लिए हमने लिखी थी। टूटने वाले बॉन्ड से शुरू करते हैं। तो टूटने वाले बॉन्ड्स में हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, जिसे 835 किलो जूल्स पर मोल ताकत दरकार थी, और हमारे पास ये टूटने वाला बॉन्ड सिर्फ एक ही था। साथ ही हमें 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तोड़ने थे। तो 2 ज़रबे 436 किलो जूल्स पर मोल, जो कि इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी थी। तो ये तमाम चीजें रिएक्शन में टूटने वाले बॉन्ड्स के बारे में थी। अब हमें इसमें वो ताकत जमा करनी होगी जो कि नए बॉन्ड्स बनते वक्त खारिज हुई होगी। तो हमारे पास ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी 346 किलो जूल्स पर मोल थी, और ये वैल्यू नेगेटिव थी चूंकि यहाँ ताकत खारिज हुई थी। और फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव थी चूंकि यहाँ भी ताकत खारिज हुई है। हमारे पास ये कुल 4 बॉन्ड्स थे और हर बॉन्ड 413 किलो जूल्स पर मोल ताकत खारिज कर रहा था। तो जब हम इन तमाम वैल्यूज को अपने कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमें हमारा आखिरी यानी हतमी जवाब मिल जाएगा। लिहाजा मुझे इस प्रोपाइन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन के डेल्टा एच का जवाब जो मिला था वो है -291 किलो जूल्स पर मोल। हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन में ताकत खारिज हो रही है चूंकि डेल्टा एच नेगेटिव है यानी मनफी है। इसका मतलब हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से आप डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं।